नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका NCR कंपटीशन स्टडीज़ में और मैं हूँ साक्षी शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो आज के इस टॉपिक में हम अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। जनरली जो लॉजी शब्द है, लॉजी शब्द का मतलब स्टडी होता है, तो किसी भी चीज़ की स्टडी को हम लॉजी बोलते हैं। अब ये जो डिवाइडेड है, ये जो बायोलॉजी है, ये काफ़ी स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के फील्ड्स में डिवाइडेड है, जो कि कवर करती है मॉर्फोलॉजी यानी कि मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, की उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस फॉर्म में वो है। फिर आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, यानी कि कैसे काम करते हैं लिविंग ऑर्गन्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका क्या मैकेनिज्म है अंदर, उस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। देन है एनाटमी। एनाटमी का मतलब हम किसी भी चीज़ को अंदर से उसके देखें। जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमन एनाटमी के अंदर हम स्किन को कट करके जब अंदर के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को देखते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं एनाटमी। देन आता है बिहेवियर, कि उनका किस टाइप का बिहेवियर है, क्या रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं उनके, क्या उनके हैबिटेट्स हैं, किस टाइप से वो लोग रहते हैं, ये सब उनके बिहेवियर में आता है। देन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से उनका स्टार्टिंग हुआ है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने क्लासिफाइड, कितने पार्ट्स में वो क्लासिफाइड हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं। तो ये सब आता है हमारा इसके स्पेसिफिक फील्ड्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, कि एक जीव होता क्या है। ऑर्गेनिज्म मतलब एन ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी, कोई भी लिविंग चीज़ जिसके अंदर एटलीस्ट एक सेल हो, जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर बहुत सारे सेल्स का समूह, आप जैसे टिश्यू भी कह सकते हैं, जैसे कि जो कि टिश्यूज़ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। तो इस तरीके से तो ऑर्गेनिज्म इज़ अ लिविंग एंटिटी कंटेनिंग एट लीस्ट ऑफ वन सेल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और मेनी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। अब हमारा अगला टॉपिक आता है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है, जीवन किसे कहते हैं। तो अब जो लाइफ है वो फॉर्म कैसे होती है। तो जो लाइफ है वो बहुत सारे केमिकल्स के कॉम्बिनेशन, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी कि जिन्हें हम फैट्स भी कहते हैं, जो इनके फंडामेंटल लिविंग मैटर्स हैं, जो केमिकल्स फॉर्म होते हैं, जो लाइफ फॉर्म होती है, जो जीव फॉर्म होता है, उसे हम लाइफ कहते हैं। तो अगर इसे साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो इट इज़ फॉर्म बाय वेरियस केमिकल कॉम्बिनेशंस लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, oxygen, sulfur and phosphorus. These forms nucleic acids, proteins, carbohydrates, lipids that are the fundamental components of living matter. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, कि जीवन की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता होती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिव होते हैं एनवायरनमेंट के, किसके थ्रू, नर्व इम्पल्सिस के थ्रू। ठीक है। दूसरा आता है दे ग्रो एंड चेंज देयर बॉडी साइज एंड शेप, यानी कि सेल डिवीजन, यानी कि उनका साइज समय के साथ इंक्रीज होगा और उनकी शेप भी बदलेगी। तीसरा होता है दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिप्रोड्यूस तो करेंगे ही, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। फोर्थ पॉइंट आता है दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो इस एनवायरनमेंट में रेस्पायर तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सभी रेस्पायर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी आपने इंजेस्ट किया है, जो भी आपने खाया है, उसे आप एब्जॉर्ब करेंगे और उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट करेंगे, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट आता है पॉइंट दे आर मेड फ्रॉम सेल्स। जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं वो सभी सेल्स से बनी है। सेल्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है।
ओके। नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स, यानी कि देयर ट्रेट्स पास टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि जो जीन्स हैं, जीन्स के थ्रू जो भी हमारे ट्रेट्स होते हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग्स को, यानी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, की बायोलॉजी की क्या क्या शाखाएं हैं। यूँ तो बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं, पर उसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपके सामने कोट कर देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जनरल हमारे डे टू डे एग्जाम्स में आती रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है हमारा बॉटनी। बॉटनी किसके कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स फीचर्स, प्लांट्स की, पेड़ों पत्तों की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट आता है जूलॉजी। जूलॉजी किससे बना है? जू मतलब एनिमल्स, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स और उनकी विशेषताएं, उनके फीचर्स क्या हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फीचर्स इज कॉल्ड जूलॉजी। नेक्स्ट हमारी आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फीचर्स, यानी कि जो एकदम छोटे जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जीवाणु जिन्हें हम कहते हैं, उन्हें, उनकी स्टडी को, उनके फीचर्स की स्टडी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारी आती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी भी चीज़ की पहचान करना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट्स के या एनिमल्स के किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, उसको तय करना, उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं टेक्सोनोमी। नेक्स्ट हमारी स्टडी है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी जीव की एक्सटर्नल फॉर्म, उसकी साइज़, उसकी शेप, उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, उसका रिलेटिव पोजीशन, बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है एनाटमी। एनाटमी मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर में क्या तामझाम है, उस चीज़ की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटमी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टो मतलब टिश्यूज़, लॉजी मतलब स्टडी, तो टिश्यूज़ की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब, साइटो मतलब सेल्स, लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स containing the behavior of nucleus and other organelles। न्यूक्लियस क्या होता है? जो आपने सेल्स के अंदर बीच में जो ब्लैक डॉट देखा होगा जनरली डायग्राम्स में, जिसके अंदर सारा उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और उसके अंदर जो बाकी अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब हो गया, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो ये कैसे सब चीज़ें काम कर रही है, क्या मैकेनिज्म है इन सब चीज़ों का, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी अलग अलग है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना हमें। सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक डेवलपमेंट, पैथोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। बेसिकली सेल बायोलॉजी के अंदर ये सारी की सारी पार्ट्स आ जाती है। तो सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी हो गया, स्पेसिफिकली एक सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि भैया उसका कैसे काम कर रहा है। जो सेल बायोलॉजी है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है कि उसका जेनेटिक्स क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, ये सब उसके अंदर आ जाता है, ये सब आ जाता है सेल बायोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली सेल बायोलॉजी के अंदर से ही साइटोलॉजी निकला है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे बायोमॉलिक्यूल्स उन सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी नेचर क्या है, उनका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस चीज़ से वो बायोकेमिकल्स बने हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बने हैं, उनका कैसे वर्किंग है, कैसे वो बाकी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फंक्शंस की और प्रोसीजर्स की स्टडी को, अलग अलग स्टडीज़ को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी।
यानी कि स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, जैसे कि ये जो हम जनरली डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो जो बुखार वाला डॉक्टर उसको बोलते हैं ना, फिजियो वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जनरली फिजियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड इट्स प्रोसीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो होता है जो बेबी के फॉर्म होने से जो पहले एग बनता है, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो, जिसके अंदर बेबी डेवलप होता है, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ, डिविजन, डिस्टिंक्शन ऑफ जाइगोट, कि वो कैसे फर्टिलाइज हुए हैं स्पर्म और ओवम, उसके बाद कैसे उसके अंदर माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन हुआ है, उसके बाद किस तरीके से वो जाइगोट फॉर्म हुआ है, उस स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इको मतलब एनवायरनमेंट, लॉजी मतलब स्टडी। तो आपको नाम से समझ में आ ही गया होगा कि स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू अदर ऑर्गेनिजम्स इन दिस एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट में एक दूसरे से रिलेटेड है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स और हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है जीन्स के थ्रू, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या कैरेक्टर्स मिले? जनरली हम कहते हैं ना कि इसकी आंखें तो इसकी मदर के ऊपर गई हैं, इसका फेस स्ट्रक्चर इसके दादा के ऊपर गया है। तो ये क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे जेनेटिकली हमें मिले होते हैं, तो उन कैरेक्टर्स की स्टडी को बोलते हैं हम जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है? चीज़ें इवॉल्व होती हैं, कि ये जैसे कि बोलते हैं, जैसे हम पहले एप्स थे, ह्यूमन जो था वो पहले एप फॉर्म में था, एप से हम क्या बने? ह्यूमन, तो हम इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, उस स्टडी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एज वेल एज न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रीवियस वंस who used by the modification of involving genetic changes and adaptations। समय के साथ किस किस परिस्थितियों में हम लोग रहे, हम या कुछ बाकी ऑर्गेनिजम्स। मैं हमारा एग्जांपल इजीली रिलेट करने के लिए दे रही हूँ कि हम किन किन चीज़ों की अडेप्टेशन की किन किन एनवायरनमेंट की सराउंडिंग्स की वजह से हम अडेप्ट हुए हैं किन किन चीज़ों पे, उस चीज़ और फिर हम इवॉल्व हुए हैं, उसे बोलते हैं हम एवोल्यूशन। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जो भी डेड रिमेन्स थे, जैसे कि डायनासोर्स थे इससे पहले, वो जब सब बेरी हो गए, सब ज़मीन के अंदर धंस गए, उसके बाद अब वो क्या बन गए हैं हमारे लिए? पेट्रोल है, डीजल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। तो कोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। तो इन चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट इज वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है? आजकल तो बहुत फेमस है भाई, स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फेमस साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, की बायोलॉजी के अंदर फेमस साइंटिस्ट कौन कौन हुए। तो पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं एरिस्टोटल, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। वैसे तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जो इरा रहा लगभग वो 384 BC से लेकर के 322 BC तक रहा। ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और कुछ ना कुछ प्रोटीन से इनका लेना देना ज़रूर है। ठीक है, दूसरे जो साइंटिस्ट हुए वो हुए चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया, और इनका जो लाइफ एरा रहा वो रहा 1809 से लेकर के 1882 में। थर्ड जो साइंटिस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रेगर मेंडल, जो कि जिन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। इनका जो इरा रहा वो रहा 1822 से लेकर के 1884 तक। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया, और उन्होंने बताया कि जीन्स के अंदर रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स वाले जीन्स कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं फ्रांसिस क्रिक। ये इनका जो इरा रहा वो रहा 1916 से लेकर के 2004 तक, और ये वो साइंटिस्ट थे जो कि को डिस्कवरर थे किस चीज़ के? DNA के स्ट्रक्चर के। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंटोइन वॉन लीeuwenhoek। इन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। इनका जो इरा रहा वो रहा 1632 से लेकर के 1723 तक। नेक्स्ट हमारे आते हैं लुईस पास्चर।
इनका जो इरा रहा वो रहा 1822 से लेकर के 1895 तक। तो आजकल जो हम पैकेटेड फूड खाते हैं वो किस वजह से खाते हैं, क्योंकि वो पास्चराइज्ड होता है। तो पास्चराइजेशन टेक्निक वो लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी, तो इनके नाम से ही वो पास्चराइजेशन पड़ा है। तो पास्चराइजेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इनकी योगदान है। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं रॉबर्ट हुक। इनका लिविंग एरा रहा 1635 से लेकर के 1703 तक। तो ये वो ही वॉज अमंग्स द फर्स्ट पीपल जिन्होंने माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया था कि भाई हम माइक्रोब्स को यानी कि जीवाणुओं को हम देख सकते हैं, किसके थ्रू, लेंस के थ्रू। और वो लेंस हमने किस में फिट किया था, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर। समझ गए बात। नेक्स्ट आते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका लाइफ एरा रहा 1881 से लेकर के 1955 तक। ये वो महाशय थे जिन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की लिस्ट है, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। उसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं आपके सामने बताती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला है कि स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं। फर्स्ट पैथोलॉजी, सेकेंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड इज साइटोलॉजी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए, आंसर इज बी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको गलत विकल्प को चुनना है। ये क्वेश्चन आपका HSSC क्लर्क 2016 में आया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन बनाया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया है, JL बेयर्ड्स ने टीवी बनाया है और जे पार्किंस ने पेंसिलिन बनाया है। क्या सही आंसर है, गलत, यानी कि डी जो पार्ट है जे पार्किंस ने पहले से नहीं बनाया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया है। तीसरा सवाल आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ये क्वेश्चन ग्राम सचिव 2020 में आया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, बी ऑप्शन इज थियोफ्रेटस, सी ऑप्शन न्यूटन एंड डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे आप देंगे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो।